तो हाय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक की तरह काम करता है। और इसको समझ जाएंगे ना तो पॉलिटिकल साइंस में आप जो संविधान है या हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो समझ जाएंगे। तो ये एक रीढ़ की तरह काम करता है, एक आधारभूत इनकी बेसिक काम करता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक कार्यपालिका के बारे में, एक विधायिका के बारे में। ये दोनों बेस है और इसके बीच का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसके बीच में आपको जानना है। कार्यपालिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम क्या होता है, ये दोनों आपको जानना है, ठीक। विधायिका मतलब क्या होता है, यह विधेयक बनाता है, विधेयक बनाता है। तो इनका काम है विधेयक बनाना, और फिर विधेयक से क्या बनाना, एक्ट बनाना। इनका काम है नियम बनाना, विधि निर्माण करना। तो ये सारा चीज़ है जो कौन काम करता है, विधायिका। और कार्यपालिका का काम होता है कि कोई भी नियम हो, विधि हो, इसको लागू करना। मतलब विधायिका द्वारा बनाया गया जो नियम है, विधि है, इसका मतलब इनका काम है कार्य करना या लागू करना, ठीक है। तो हमारे इंडिया में दोनों है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है। और हमारे इंडिया में इनके बीच का संबंध है ना, वो बहुत अच्छा है, एकदम संबंध है, अंतर संबंध है। क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेही है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग संसदीय व्यवस्था में बहुत कुछ आज जान पाएंगे। तो संसदीय व्यवस्था, इसके ठीक उलट देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, ये एकदम दोनों उलट प्रक्रिया है। मतलब ये ज़मीन है तो समझिए कि आसमान है, दोनों एकदम उलट है। इसलिए देखिए, संविधान में, हमारे भारत की जो संविधान है उसमें केंद्र में संसदीय व्यवस्था करता है। आप लोग पढ़े होंगे लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसदीय व्यवस्था में कौन कौन होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और ये आर्टिकल 74 और 75 में उल्लेख किया गया है, ये केंद्र में होता है। और जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य में अनुच्छेद 163 और 164 में यहाँ पर भी तीन संस्था है, चाहे व्यक्तिगत संस्था हो या संस्था हो, इसमें तीन है। क्या तीन है, देखिए। सबसे पहले होंगे इसमें विधान सभा, फिर होंगे विधान परिषद, और फिर होंगे लास्ट में राज्यपाल, जो गवर्नर है, राज्यपाल। तो ये तीनों मिल करके क्या बनाएंगे, जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, राज्यों की संसदीय व्यवस्था, विधानमंडल हो गया, वो बनाएंगे। इसमें कौन शामिल होंगे, राज्यपाल होंगे, विधानसभा होंगे, विधान परिषद होंगे। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 163 और 164, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो हम लोगों ने क्या समझा कि संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को पढ़ना है। इसमें क्या जानना है कि विधायिका और कार्यपालिका, इसकी क्या प्रकृति है, ठीक है, इसके क्या संबंध है, इसको लेकर के हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आगे बढ़ते हैं। तो है क्या कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार है ना, या आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं, तो सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य क्या संबंध है, क्या प्रकृति है, इस पर संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होता है ना। तो सरकार के संसदीय व्यवस्था क्या है, वह व्यवस्था है ना, इसमें क्या है, वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। कार्यपालिका जो होता है अपनी नीतियों एवं कार्यों को लेकर के विधायिका के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। दूसरी ओर क्या होता है कि सरकार के राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो होते हैं, कार्यपालिका जो होते हैं, है ना, अपनी जो नीतियों के लिए और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। और यह संवैधानिक रूप से क्या होता है कि अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होता है। मतलब समझिए कि जहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली है ना, वहाँ पर क्या होता है कि
कार्यपालिका विधायिका एकदम फ्रीडम है, कोई किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर न्यायपालिका भी फ्रीडम है ना। तो अब देखिए दोनों की क्या विशेषताएं हैं, खास करके संसदीय सरकार को। संसदीय सरकार प्रणाली को ना कैबिनेट या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। कैबिनेट या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। और इस तरह इसको सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ठीक है। और कहाँ कहाँ पर है देखिए, ये ब्रिटेन में है, जापान में है, भारत में है, कनाडा में है। इन देशों में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो है इसको गैर उत्तरदायी कहा जाता है। गैर उत्तरदायी, नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये नॉन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब गैर उत्तरदायी इसको कहा जाता है। और निश्चित रूप से एक निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं, है ना। और गैर संसदीय भी इसको कहते हैं, जब संसद वाला नहीं है तो ये गैर संसदीय होगा। और ये किन किन देशों में है, तो अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, रूस में है, श्रीलंका में है ना। ये क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल एकदम आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। तो एक मतलब थिंकर हुआ, राजनीतिक चिंतक आइवर जेनिंग्स है ना। इन्होंने क्या किया कि संसदीय व्यवस्था को ना कैबिनेट व्यवस्था कहा। क्या कहा, कैबिनेट व्यवस्था कहा। इसे नाम देंगे तो कैबिनेट व्यवस्था, है ना। इसके पीछे कारण है, मतलब क्या होता है कि इसमें सबसे शक्तिशाली बिंदु जो होता है वो होता है कैबिनेट। कौन होता है, कैबिनेट, है ना। इसलिए इसको क्या नाम क्या दिया, कैबिनेट व्यवस्था। मतलब उनका कहना है कि इनका कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल है वो तब तक चलता है, जो कार्यकाल तब तक चलता है जब तक कि उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। इसका मतलब मूल कौन है, तो कैबिनेट ही है। तो कार्यकाल तब तक चलेगा जब तक कि संसद का विश्वास प्राप्त है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, संसदीय व्यवस्था के जो विशेषताएं हैं उसको लेकर के बातें करेंगे। क्या विशेषताएं हैं, चलिए आइए पढ़िए। संसदीय सरकार की विशेषताएं। तो पहला विशेषताएं हैं नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। असल में देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति नामित कार्यपालिका होता है। कौन होता है, नामित कार्यपालिका होता है, ये नाम मात्र का होता है। इसको आप समझें, ये क्या होता है, नाम मात्र का होता है। ठीक है, नामित कार्यपालिका होता है। कौन, राष्ट्रपति होता है नामित कार्यपालिका। मतलब इसको हम विधिक कार्यपालिका भी कहते हैं, विधिक। जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है ना। इस तरह क्या होता है कि राष्ट्रपति या राज्य का मुखिया नामिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है राज्य का मुखिया नामिक होता है। राज्य का नामिक मुखिया होता है कौन, राष्ट्रपति होता है। ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का मुखिया होता है। वो कौन होता है, सरकार का मुखिया होता है। और जैसे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 74 ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है उसमें एक चुना जाता है मंत्रिपरिषद। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति को देते हैं सलाह, किसी भी मामले पे देते हैं सलाह, है ना। तो आपको पता ही है कि इसमें राष्ट्रपति को किसी भी कार्य को संपन्न कराना है तो उसमें परामर्श देगी। कौन देती है, मंत्रिपरिषद देती है। तो इसी में आप समझ जाइए कि राष्ट्रपति की क्या विशेष रोल है। मतलब यहाँ मूल कौन है, प्रधानमंत्री यहाँ का मूल है। और जो दलों के गठबंधन होते हैं, है ना, जो दलों के गठबंधन होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा सरकार चलाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नंबर 1 में क्या था, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, ये आप समझ गए। मतलब समझना है कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का है, वास्तविक कार्यपालिका तो कुछ और है। कौन है, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो विशेषता है वो है बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल का शासन, इसमें क्या कहता है समझिए। इसको हम यहाँ ले आते हैं, डायग्राम को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में, कहाँ पे, लोकसभा में, जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है ना,
बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसी को सीटें मिलती है जो बहुमत प्राप्त होता है, राइट। अब क्या होता है कि वह सरकार बनाती है, क्या करेगी वो, सरकार बनाएगी ना। और उस दल के जो नेता होते हैं, मूल नेता जो होते हैं, जैसे कि मोदी जी कहेंगे, वो ये मूल नेता है। तो मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, पीएम, इसको पीएम बनाएगा, कौन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इसको पीएम बनाएगा, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रपति करेंगे। जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री, ये नियुक्ति तो करेंगे राष्ट्रपति, पर डायरेक्शन किसका होगा, पीएम का होगा। तो इस तरह से आपको समझ सकते हैं, है ना। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है ना, तो क्या होता है कि दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये था आपका बहुमत दल का शासन, है ना। नंबर 2 में हम लोग पढ़ लिए बहुमत दल का शासन, और नंबर ये था 2, ये 3 है, ठीक है। हम इसको यहाँ करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 2 है, ये 3 है। नंबर 3 में क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व। असल में क्या होता है कि संसदीय सरकार में एक समूह होता है, लोकसभा, राज्यसभा, खास करके लोकसभा की बात करें क्योंकि मूल सरकार तो ये है ना। तो इसमें एक ग्रुप होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लोकसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं। तो संविधान में जो उपबंध किया है उसके हिसाब से नहीं, जो प्रचलन में है उसके हिसाब से आपको जानना है। कितना है, 545। इसमें से आप 2 हिस्सा कर दें, एक एंग्लो इंडियन, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और बाकी जो इलेक्शन के माध्यम से आते हैं, बाय इलेक्शन, तो हो जाएगा 543, ठीक है। तो 543 आदमी की जो ग्रुप होती है, यानी कि समूह होती है ना, इसका उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्या जानना है, यही जानना है कि वो संसदीय सरकार का एक विशिष्ट सिद्धांत है ना। और मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ना। और विशेषकर लोकसभा के प्रति आप आर्टिकल 75 में पढ़े ही है ना, कि लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और वे एक टीम की तरह काम करते हैं, वो एक टीम की तरह काम करते हैं, मतलब इतने आदमी क्या करेंगे, एक टीम की तरह काम करेंगे और साथ साथ रहते हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में होता है ना, इस रूप में होता है कि लोकसभा जो होता है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है ना। तो ये नंबर 3 आप समझिए। नंबर 4 समझिए, राजनीतिक एकरूपता, राजनीतिक एकरूपता, ये क्या चीजें बताती है। सामान्यतः क्या होता है ना, सामान्यतः क्या होता है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य, ठीक है, एक ही राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे वन पार्टी है, कितना पार्टी है, एक ही पार्टी से जुड़ा होता है। और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। तो इसका विचारधारा जो होगी कैसी होगी, समान होगी, है ना। तो एक ही पार्टी है तो विचारधारा स्वाभाविक है कि समान होगा, इसका ओपिनियन क्या होगा, समान होगा। इसलिए पता है कि इसमें क्या होता है कि गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। जब गठबंधन सरकार होता है तो उस मामले में मंत्री जो होता है वो सर्वसम्मति के प्रति क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। इसका मतलब है कि 545 में से मान लीजिए कि 500 का मत किसी एक बात को लेके है तो 45 भी इसमें हाँ करेगा, ऐसा है, इसमें हाँ करना पड़ेगा उसको क्योंकि वो बाध्य है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एक गठबंधन को, एक समूह को अगर हम कंटिन्यूअस रूप देते हैं तो ये जरूरी भी है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिएगा, है ना।
क्योंकि एक ही बात को बार बार नहीं समझा सकते हैं, ये वीडियो है। ऑफलाइन में तो सब कुछ बातें विस्तार से बताएंगे, आप 10 बार क्वेश्चन पूछिएगा 10 से बार आपको बताएंगे, पर ये ऑनलाइन है, ठीक है। चलिए काफ़ी है। इसके बाद जानना है दोहरी सदस्यता, ये क्या चीज़ है। देखिए, मंत्री जो होता है विधायिका कार्यपालिका दोनों के मेंबर होते हैं। विधायिका कार्यपालिका दोनों के मेंबर हैं। कौन है? मंत्री। दोनों के मेंबर हैं। अब सोचिए भाई, मंत्री ही विधायिका के मेंबर होते हैं, मंत्री ही कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री बनना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? संसद का सदस्य बनना होगा, तब जाके वो मंत्री बन सकता है, ठीक है। संविधान व्यवस्था करता है, इस बात को लेके संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बना है, इसका मेंबरशिप वो नहीं लिया है, तो क्या करेंगे? वो 6 माह के भीतर, 6 माह के अंदर, ठीक है, क्या करेंगे? पार्लियामेंट का, संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि वही मंत्री विधायिका भी होता है, वही मंत्री कार्यपालिका भी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि विधायिका भी वही है, कार्यपालिका भी वही है, तो पार्लियामेंट का मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब नहीं होता है वो 6 माह के अंदर क्या करते हैं? मेंबरशिप को जल्दी से जल्दी लेते हैं, ठीक है। ये नंबर 5 था, दोहरी सदस्यता। नंबर 6 आइए, इसमें क्या लिखा है कि बोला कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व ना, मैंने क्या होता है समझिए। देखिए, सरकार में की व्यवस्था जो होती है, सरकार की जो व्यवस्था होती है, उसमें जो पीएम होते हैं वो एक मेन लीडर के रूप में काम करता है, मेन लीडर के रूप में काम करता है, ठीक है। कौन? पीएम। और क्या होता है कि साथ ही साथ जो मंत्री परिषद होता है, मतलब मंत्री परिषद जो होता है, इसका मूल होता है पीएम। कौन होता है? इसका मूल होता है पीएम। और संसद का भी और सत्तारूढ़ दल का नेता भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो इन क्षमताओं से भरा लैस होने की वजह से पीएम क्या करता है कि सरकार का संचालन करने में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये पीएम। समझिए ना कि ये मेन लीडर है, मुख्य नेतृत्व करने वाला है, और यही मंत्रिपरिषद का मतलब मूल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी भूमिका अहम स्वभाव होगी ही, है ना। तो ये आपने नंबर 6 समझा। नंबर 7 समझते हैं। 7 क्या कहता है? बोलता है कि निचले सदन का विघटन। अब देखिए, संसद में 2 गो सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक क्या होता है? राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की बात करेंगे हम लोग।